बिहार के साथ साथ कई हिंदी भाषी और राज्य हैं जिनकी स्थिति दयनीय है पलायन को लेकर, लेकिन उसमें भी खासकर बिहार की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन हिंदी भाषी राज्यों में इतनी भारी संख्या में पलायन क्यों होता है? इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हिंदी भाषी राज्यों के नागरिक ही पलायन के दंश को झेलने के लिए अभिशप्त क्यों हैं? क्या सिर्फ इन प्रदेशों की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर समाज भी इसका दोषी है? अगर गहनता से देखेंगे तब पाते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में पलायन एक सतत, लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है। इनमें कोई दो राय नहीं कि राज्य के नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। हिंदी भाषी राज्यों में भारी संख्या में हुए पलायन के लिए निश्चित तौर पर यहाँ के सरकारें, वो भी विशेष रूप से पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार रही है। इन राज्यों की सरकारें उद्योग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल और निवेश जुटाने में विफल रही है। नतीजतन व्यापारी और उद्योगपति समाज के इन राज्यों से अपना काम समेट कर अन्य राज्यों में अपना ठिकाना बनाया। पलायन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण समाज की खेती से विमुख होना भी है। यह राज्य अपनी उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी खेती या करना यहाँ घाटे का सौदा बना रहा है। अगर इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाता है तो न सिर्फ राज्य के अलग अलग हिस्सों का विकास होता है, बल्कि लोगों को पलायित होने से रोका भी जा सकता है। लोग खेती से विमुख हुए हैं और शहरों की तरफ रुख किया है। जहां पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों ने नकदी खेती और महाराष्ट्र और गुजरात ने सहकारी समितियों के सहारे अपनी खेती को मजबूती दी है, वही हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें ने इस दिशा में उदासीन रुख ही अपनाए रखा है। इन राज्यों की सरकारें किसानों को उनके फसल का उचित और समय पर भुगतान दिलवाने में विफल रही है। इस राज्यों में साहूकार और बिचौलियों का एक कुख्यात जाल है जो किसानों के जीव का जंजाल रहे हैं और सरकारें उन पर अंकुश लगाने में अभी तक विफल रही है। नतीजतन बड़ी संख्या में लोग खेती से विमुख हुए और उन्होंने शहरों की तरफ रुख किया। इन सब के अलावे इन राज्यों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति भी पलायन का एक बड़ा कारण बना है। रोटी के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य ही जीवन के दो बुनियादी जरूरतें हैं और दुर्भाग्य से इन दोनों ही क्षेत्रों में ये राज्य देश के बाकी राज्यों से फिसड्डी साबित हुई है। भारत के यह राज्य धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न है। इन राज्यों में कोने कोने से धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ की सरकारें इन्हें पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक और सुविधा संपन्न बनाने में अभी तक विफल रही है। अगर इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाता तब न सिर्फ राज्यों के अलग अलग हिस्से का विकास होता, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते। इन राज्यों में सरकार के लिए पलायन कभी बड़ा मुद्दा नहीं रहा। समय समय पर इनके खिलाफ आवाजें उठी और दब गई, लेकिन कभी कोई ठोस प्रयास परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन सिर्फ सरकार उदासीनता और उपेक्षा ही पलायन के जिम्मेदार नहीं है। इन राज्यों का सामाजिक विन्यास और कुरीतियां भी पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन राज्यों की युवाओं में सरकारी नौकरी के लिए एक तरफ जुनून देखा जाता है। इसके सकारात्मक पहलू यह है कि देश के कोने कोने में सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा नौकरी करते मिल जाते हैं, लेकिन समय के साथ जहां नौकरियों में कमी आई, यहाँ का समाज सरकारी नौकरी के प्रति अपना मोह कम करने के वैकल्पिक उपायों को खोजने में पिछड़ गया। इन राज्यों में शादी में दहेज जैसी कुरीतियां के कारण लोगों को अधिक रुपए कमाने के कारण भी गांव से संतुष्ट जीवन को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। इन राज्यों में स्वरोजगार या कृषि क्षेत्र में काम कर आजीविका चलाने वालों को नौकरी करते लोगों की अपेक्षा से हे दृष्टि से देखा जाता है। विवाह में भी स्वरोजगार और कृषि कार्य करने वालों की जगह शहर में अपेक्षाकृत छोटी नौकरी करने वालों को तहरीर के कारण भी युवाओं का शहरों को पलायन हुआ है। इन राज्यों में जाति की जड़ें बहुत गहरी है। जातिगत दंभ एवं भेदभाव ने भी पलायन में अहम भूमिका निभाई है। राजनीति और अपराध से गहरी जड़ों के कारण यहाँ की सहकारी समितियों पर नेताओं और बाहुबलियों का कब्जा हो गया। इन राज्यों की तथाकथित ऊंची जातियों के पास कृषि योग्य भूमि का बड़ा रकबा होता था। वो मजदूरों से खेती करवाते थे। साथ ही इन जातियों के लोग सरकारी नौकरी में भी बड़ी संख्या में कार्यरत थे, लेकिन समय के साथ परिवार के विभाजन के कारण खेती का रकबा घटता गया और सरकारी नौकरी में भी कमी आई। ऐसे में इन जाति के युवाओं ने जातिगत दंभ के कारण खेती स्वयं करने या छोटे धंधे करने के बजाय शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उपेक्षित जातियों में सामाजिक और जातिगत भेदभाव के कारण गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करना उचित समझा। इन राज्यों में जातिगत द्वेष और वैमनस्य के कारण 70-80 के दशक में बहुत से संघर्ष हुए। इन संघर्षों का कारण विभिन्न जातियों में कुछ स्वघोषित मसीहा पैदा हुए। इन लोगों ने जातिगत गोलाबंदी कर हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम दिया। इनके अनुयायियों ने जाति के कारण इनकी हर
कृत्य का न सिर्फ बचाव किया बल्कि रॉबिनहुड जैसी छवि पेश कर के इनकी महिमा मंडन किया गया। लेकिन इन सब अपराध और भय के माहौल में व्यापार और स्वराज को बहुत गहरा धक्का लगा और बड़ी संख्या में युवाओं का रोजगार और सुरक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन हुआ। इन राज्यों के किसानों ने भी कृषि में प्रयोगों से दूरी भी बनाए रखा और परंपरागत खेती को ही वरीयता दी। राजनीति और अपराध से गहरी जड़ों के कारण यहाँ की सहकारी समिति पर नेताओं और बाहुबलियों का कब्जा हो गया। यहाँ के किसान अपने स्तर से सहकारी समिति के बनाने और उनके संचालन में भी विफल रहे। इन समितियों का विफल होने के कारण छोटे छोटे मझोले किसानों के लिए गहरा धक्का लगा और भारी संख्या में किसान मजदूर बन गए। उनका शहर में पलायन हुआ। साहूकार और महाजनों के ब्याज का कुचक्र भी इन राज्यों में बहुत गहरा है और किसानों के पलायन का कारण रहा है। इस प्रकार सरकारों की उदासीनता और उपेक्षा एवं समाज की जड़ता के कारण भारत के हिंदी भाषी राज्यों में पलायन एक गंभीर समस्या बन गई है। देश के कोने कोने से वापस लौट रहे प्रताड़ित मजदूरों के हित में सरकार कुछ प्रयास करे और समाज अपनी गलतियों को स्वीकार करके एक नई शुरुआत करे, तब न सिर्फ पलायन का अंकुश लगेगा बल्कि इन मजदूरों के श्रम की बदौलत हिंदी भाषी राज्य चाहे बिहार फिर उत्तर प्रदेश हो बीमारू हालत से निकलकर विकास के पथ पर चल पड़ेंगे।